हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस फरमाइश कार्यक्रम में अपन बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस के कुछ बेसिक फंडामेंटल। जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमको तो कुछ बेसिक ही बताइए क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, तो अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले क्लास में अपन ये देखेंगे कि जो बेसिक फंडामेंटल है उनका क्या यूज है और वेक्टर कैलकुलस को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शन, डेरिवेटिव है, वेक्टर पोजीशन है, कुछ पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, वो सब अपन कैसे देखते हैं और कैसे इनका यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्रॉस वेक्टर, स्केलर ट्रिपलेट है, वेक्टर ट्रिपलेट है, ये सब वैसे देखा जाए तो 11वीं-12वीं का पार्ट है। बट अपन इस मेंबरशिप प्रोग्राम में आपको ये पूरा कवर कराएंगे, जिसमें सारे वीडियो लेक्चर रहेंगे और सारी डिटेल रहेंगी। तो जैसे सिलेबस तो आपको पहले ही पता है कि अपन ने देख लिया था वेक्टर कैलकुलस का। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप @exponential मैथमेटिक्स पे पूछ सकते हैं। और जैसे सिलेबस में आप देखेंगे तो आपकी सिर्फ लिखा है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, और जो मेन है वो लिखा है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लास इन स्केलर लाइन। तो क्वेश्चन तो आएगा यहाँ से, अब इससे पहले वाले से आएगा भी नहीं, और अपन तो इसके भी पहले का देख रहे हैं आज की क्लास में, ताकि आपको कुछ दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। और जैसे मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है कि इंपॉर्टेंट पार्ट ये आगे वाला है और ये यहाँ वाला पार्ट है ये, और छोटा सा सिलेबस है, बट आपकी डिमांड थी तो करना पड़ेगा। जैसे बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो स्केलर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। जैसे अपन एक्स टी डिफाइन करते हैं, एक्स टी इक्वल टू टी, तो ये क्या है, स्केलर फंक्शन है, क्योंकि आप टी की कोई भी यूनिक वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो अपन को एक यूनिक टी मिलती है। जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जैसे आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से जैसे मानो कोई डी को डोमेन है, आर का सबसेट है, तो फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू डी, फाइव टी इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी। टी चेंज होगा तो फाइव टी की वैल्यू, फाइव टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट फॉर एवरी टी फाइव टी इज यूनिक, फॉर एवरी टी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ फंक्शन डोंट हैव एनी डायरेक्शन। आप कहीं पे भी पूरे 3D में ऐसे देखोगे तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसकी फिक्स, ये डायरेक्शन को डिनोट नहीं करता है। अगर कोई वेक्टर फंक्शन डायरेक्शन को डिनोट करेगा तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर फंक्शन बोलेंगे। ये कैसा है, स्केलर फंक्शन। जैसे टी इक्वल टू 3 पुट करा तो यहाँ वैल्यू आ गई, 4 पुट करा यहाँ आ गया, तो ये फिक्स है, कोई डायरेक्शन का कहीं पे अपन बात नहीं करते। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, देन वी गो थ्रू द वेक्टर फंक्शन। टी बिलोंग्स टू डी, एफ टी जैसे मान लो इस टाइप से डिफाइन होता है तो उसको अपन स्केलर फंक्शन बोल देते हैं। बट अगर मान लो एफ टी इक्वल टू आपने इस प्रकार से डिफाइन करा कि F1 टी आई कैप प्लस F2 टी जे कैप प्लस F3 टी के कैप, तो अब उसमें क्या है कि ये जो F1 टी, F2 टी, F3 टी, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्केलर फंक्शन है इस टाइप के। बट ये पूरा जो एफ टी है इसके 3 डायरेक्शन हो गया, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई कैप के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है F1 टी, जे कैप के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है F2 टी, के कैप के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है F3 टी। तो इस टाइप से क्या हुआ, ये पूरा डायरेक्शन को भी डिनोट कर रहा है साथ में, और साथ में ये मैग्नीट्यूड भी लेके चल रहा है, इसका कंपोनेंट है। जैसे सपोज दैट कोई वेक्टर आपने लिखा आर इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के, या ऐसे 2 i के प्लस 3 जे के, इसका मतलब क्या है, वो आई के डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 2 है, जे के डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो ये क्या कर रहा है, देखो साथ में डायरेक्शन को भी लेके चल रहा है, मैग्नीट्यूड को भी लेके चल रहा है। तो दीज काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। और ये वेक्टर फंक्शन है, स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है, क्योंकि देखो F1 टी भी टी पे डिपेंड कर रहा है, F2 भी टी पे, F3 टी भी क्या कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, और पूरा जो F टी वो भी टी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो क्या था, स्केलर फंक्शन था, बट दीज टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। ये टी इज अ वेरिएबल एंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एफ टी इन द डायरेक्शन ऑफ आई, जे एंड के, where F1, F2, F3 all are scalar function. So this is the basic idea of function, scalar function and vector function. Now we consider the vector r equals to ft. What do you mean by r equals to ft? Sometimes we denote this the position vector. Whenever we talk about position vector, then we have in mind that the x direction, y direction, here is the any point x comma y, then we denote this the distance from origin and write r equals to xik plus yjk, and this is the denote the पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ करस्पॉन्डिंग टू ओरिजिन O। तो O के रेस्पेक्ट में इसका क्या है, पोजिशन वेक्टर है, ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर आपने T पैरामीटर ले लिया, सपोज दैट x इज द आल्सो फंक्शन ऑफ T, y द आल्सो फंक्शन ऑफ T, ये देन RT इक्वल्स टू xt i k प्लस yt j k, देन इट बिकम्स फंक्शन ऑफ T एंड xt एंड yt आर स्केलर, RT इज द वेक्टर फंक्शन, R डिपेंड ऑन T एंड डिनोटेड बाई ये स्पेस का। जैसे सपोज दैट कुछ सर्किल है तो आप उसको ऐसे डिनोट करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, कर्व है, इट्स ए स्पेस कर्व। तो r इक्वल्स टू एफ टी डिनोट है स्पेस कर्व, t इज अ पैरामीटर एंड समटाइम वी राइट इट एज द पोजिशन वेक्टर। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर r इक्वल्स टू एफ टी।
And now we consider the standard equation of circle in vector form. In vector form, जैसे x इक्वल्स टू आपको पता है कि a cos t y इक्वल्स टू a sin t फॉर a circle of radius a, then we write it as x square plus y square equals to a square in general Cartesian form. Now we write it in vector form. x equals to a cos t, y equals to a sin t and z equals to 0. Then r equals to x I k plus y j k plus z k. बट आपको पता है कि r x है वो a cos t y a sin t z है 0, तो r वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा. एंड आल्सो a इज ए कांस्टेंट है, a इज ए कांस्टेंट विच इज रेडियस एंड t इज ए स्केलर वेरिएबल है. एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्किल. वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्किल. तो आपको समझ आ रही हुई चीज़ें कि कैसे इसमें डिनोट कर रहे हैं. वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आप स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन बताओ सर्किल की, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा. हाँ, ऐसी इक्वेशन आपको मिल सकती है, तब वो पूछता है कि इसका आर के का जो मैग्नीट्यूड बताइए, डी आर बाई डी टी बताइए, या डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बताइए. तो बस आपको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्किल. बाकी इसमें से कुछ पूछने वाला नहीं है. इसी प्रकार से आप पैराबोला के लिए भी लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप टी को पैरामीटर लेते हैं, तो पैराबोला की जो इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 80, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ 4ax बोल सकता हूँ. और इस केस में टी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. पैरामीटर वो वेरिएबल या वो क्वांटिटी होती है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि एक्स वाई को दोनों को आप अगर टी को आप रिमूव करो, एलिमिनेट करो, तो अपने पास एक इक्वेशन मिलनी चाहिए. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की. और इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर इक्वल टू 80 स्क्वायर आई के प्लस 280 जे के प्लस 0 के कैप. और बस ये नॉर्मल सी इक्वेशन. इस प्रकार से आप इलिप्स की भी लिख सकते हो, पैराबोला की लिख लो, हाइपरबोला की लिख लो, रेक्टेंगल हाइपरबोला, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो. बट उनका कोई मतलब नहीं है. मैंने एज ए जस्ट बेसिक आइडिया कि वेक्टर इक्वेशन लिखते कैसे हैं वो आपको बता दिया. और जैसे किसी भी आप फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हो, तो वही सेम एज आप रियल एनालिसिस में अपन लिमिट निकालते हैं वैसे यहाँ पे निकालते हैं. यहाँ पे एफ टी भी हो सकता है, एफ थीटा भी हो सकता है, एफ गामा भी हो सकता है, किसी का भी वेरिएबल फंक्शन हो सकता है. तो लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ टी इक्वल्स टू एफ, तो अपन बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. और अगर मान लो एक वेक्टर फंक्शन एफ टी है, एक जी टी है, तो वही सेम एज एलजेब्रा ऐसा हो जाएगा. एफ टी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस अंदर आ जाएगा और लिमिट बाहर रह जाएगी. इसी प्रकार से जैसे एफ टी डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो लिमिट का भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा. और अगर किसी मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड में लिमिट पुट कर रहे हो तो लिमिट अंदर चली जाएगी मैग्नीट्यूड के. तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, नहीं पूछेगा, बट आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा होता है. बाकी मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें भी आप चीज़ें देख सकते हो. हालांकि उसमें ये सब इतना भी मेंशन नहीं, क्योंकि वो तो इससे भी थोड़ा आगे का है, बट आप लोगों ने बोला तो मैंने बता दिया है. अब कंटिन्यूटी ऑफ ए वेक्टर फंक्शन. अब कंटिन्यूटी भले एक वेक्टर फंक्शन की बोल दो, किसी फंक्शन, अपन बोलते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, इट्स सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो अपन क्या बोलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए. तो अपन बोलते हैं कि फंक्शन है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू ए पे. यही तो अपनी डेफिनेशन होती है. तो यहाँ पे क्या बोलता है, एफ टी इज कंटिन्यूस एट टी इक्वल टू टी नोट इफ एंड ओनली लिमिट टी टेंस टू टी नोट एफ टी इक्वल टू एफ टी नोट. तो वही डेफिनेशन. अभी जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपने अजय का इंटरव्यू देखा होगा, तो उसने कहा कि सर जो असरेशन वाले क्वेश्चन है, मैचिंग वाले क्वेश्चन खूब आ गए पेपर में CUT के 2022 में. बट जब मैंने आपको एक बात बोली कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको तोड़ मोड़ के कर सकते हैं. वो तो एक टाइप हो गया ना कि क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ रहे हैं, पर आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको कैसे भी पूछे. आपको पता है कि भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से निकालते हैं. अब हो सकता है मैग्नीट्यूड का यूज कहीं पे भी कर दे, किसी थ्योरम में भी कर ले, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कई बार चीज़ें डायरेक्ट नहीं पूछ जाती हैं, वो इधर उधर से पूछ जाते हैं. पर सारी चीज़ें भी ऐसी नहीं होंगी जो आपसे घुमा के पूछी जाएगी, कुछ पूछी जाएगी. तो इसके लिए आप थोड़ा अवेयर रहें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रहें और बेसिक चीज़ों को अपने आप नोट कर. जो चीज़ आपको आपकी कमी पता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ नहीं आती है, तो उस चीज़ को नोट डाउन करें और उसी पे काम करें. दूसरे को नहीं पता कि आपको क्या नहीं आता है, तो इसलिए उन चीज़ों को कवर करते चलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो ये तो कंटिन्यूटी की बात होगी. इसी प्रकार से अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन वही डी आर बाई डी टी लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल आर बाई डेल्टा विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. वही अपन ऐसे बोलते हैं ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच. तो वही सेम यहाँ पे लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी. अगर ये एग्जिस्ट कर जाती है देन वी से दैट आर इक्वल टू एफ टी इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी. वी से दैट फंक्शन आर इक्वल्स टू एफ टी इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट इट टी इक्वल टू जीरो. बोल दो या किसी पॉइंट पे अगर एच टेंस टू जीरो लेंगे तो उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल होगा. और डेरिवेटिव अपन क्या डिनोट करेंगे, डी आर बाई डी टी. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डी आर बाई डी टी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए. What do you mean by dr by dt for a curve r equals to ft? We say that dr by dt is a vector. For r is a vector, then dr by dt is also a vector at point p in the direction of tangent at point on the curve r equals to ft.
जैसे सपोज दैट अगर मान लो आपके पास कोई कार हो वो ऐसा बन रहा है, इस पॉइंट पे आपने dr/dt निकाला, तो dr/dt वेक्टर होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालते हैं, और इस वेक्टर की इस पॉइंट पे डायरेक्शन वही होगी जो इस पॉइंट पे टेंजेंट की क्या है डायरेक्शन। जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो dr/dt की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी, और dr/dt का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड dr/dt का अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो dr/dt इज अ वेक्टर एट पॉइंट P इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑन द कर्व r इक्वल्स टू ft, और ये कर्व कैसा है, r इक्वल्स टू ft। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। तो ये तो बात होगी डेरिवेटिव की और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपन ने देख लिया। अब आगे चलते हैं, जैसे r इक्वल्स टू ft है, अब इसके हायर ऑर्डर सक्सेसिव डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं, तो dr/dt d2r/dt स्क्वायर d3r/dt स्क्वायर dt क्यूब। अब आपको इस चैप्टर में ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, r डॉट इसका मतलब है dr/dt, और ये क्या t के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इस चैप्टर में ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अब आपको किसी वेक्टर का डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, आपको पता है जैसे ft को अपन ने क्या लिखा था, ft इक्वल्स टू f1t ik प्लस f2t jk प्लस f3t k इस टाइप से डिनोट करा था। अब जैसे इसी प्रकार से अगर r इक्वल्स टू ऐसा है तो dr/dt हर कंपोनेंट का आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव कर सकते हो। जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्स में fz इक्वल्स टू u प्लस आइटा v देखा था, तो उसका इंटीग्रेशन करता तो अपन ने कंपोनेंट वाइज अलग अलग कर दिया था, आइटा को बाहर ले लिया था। इसी प्रकार से यहाँ पे r का है तो dr/dt कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, कंपोनेंट के साथ अलग अलग सेपरेट हो जाएगा ये ऑपरेट। अब ऐसे भी देख सकते हो r कोई वेक्टर है और d/dt क्या एक ऑपरेटर है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरे r पे ऑपरेट हो जाएगा, बस खत्म बात। अब आगे क्या बोलते हैं, मान लो r आपका कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर, तो dr/dt क्या हो जाएगा, जीरो। देखो कांस्टेंट वेक्टर का मतलब कि इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड तो dr/dt जीरो। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर को अपन ऐसे डिनोट करते हैं। अब ठीक है, अब इसकी कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टी आ गई कि ए बी सी आर वेक्टर फंक्शन, दीज आर वेक्टर फंक्शन एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड वेक्टर फंक्शन, देन दीज फंक्शन हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन of scalar function t, then we write it as d/dt of a plus minus b equals to da/dt plus minus का db/dt। तो वही अलजेब्रा सिंपल हो गया। अब आप दो प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ स्केलर मल्टीपल, जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर a है 2ik, वेक्टर है कुछ भी, मान लो सपोज दैट xik प्लस yjk प्लस zk कुछ इस टाइप का, और ये x भी फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, z भी फंक्शन है t का। अब आपको क्या करना है, आपने क्या करा, इस वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने इसको 3t² से मल्टीप्लाई कर दिया, 3t² इंटू ए। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे बन जाएगा, फाई तो बाहर आ जाएगा, पहले तो 3t² बाई बाहर आ जाएगा और da/dt कर देंगे प्लस d5/dt, और ये a क्या है मेरा वेक्टर है, कीप इन माइंड a इज अ वेक्टर। डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर का डेरिवेटिव इस प्रकार से कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, अब आप a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट को आपको वेक्टर डेरिवेटिव निकालना है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास a पता है b पता है, तो a डॉट b निकाल लो, छोटी क्लास में निकाला है, 11th 12th क्लास को छोटी क्लास ही बोलते हैं। अब आप MSc में पढ़ने जा रहे हो तो 11th 12th छोटी क्लास होगी, तो छोटी क्लास में आपने निकाला a डॉट b। अब a डॉट b निकाला, या तो पूरा a डॉट b निकालो, उसकी वैल्यू मान सपोज दैट c आ गई तो इसका डेरिवेटिव कर दो, वरना आप इसको ऐसे कर सकते हैं a डॉट db/dt प्लस da/dt डॉट b। बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो वही a क्रॉस b के लिए ऐसे निकालेंगे, a क्रॉस db/dt प्लस da/dt क्रॉस b, या फिर a क्रॉस b निकाल लो पहले, उसका निकाल लो। और आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c से डिनोट करते हैं, यहाँ पे a b c तीनों वेक्टर होते हैं, और इसकी वैल्यू कैसे आती है, a डॉट b क्रॉस c ऐसे निकालते हैं। तो या तो आप सब पे d/dt लगा के इसको पूरा सोल्व आउट करके निकालो, वरना इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, विच इज इक्वल टू da/dt bc प्लस a db/dt c प्लस a b dc/dt। डायरेक्ट रिजल्ट है, बस क्या करो, कंपोनेंटली क्या हो रहा है, ये d/dt ऑपरेट होता जा रहा है। किसी ऑप्शन में मिल जाए तो कर लेना, बाकी इसे निकालने का नहीं पूछेगा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वेक्टर के लिए जो डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसमें भी सेम कर दिया, da/dt क्रॉस b क्रॉस c प्लस a क्रॉस db/dt क्रॉस c प्लस a क्रॉस b क्रॉस dc/dt। और आपको पता है कि a क्रॉस b क्रॉस c को ऐसे डिफाइन करते हैं, a डॉट c इंटू बी माइनस का a डॉट b इंटू सी। तो या तो आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके बाद d/dt निकाल लो, या फिर डायरेक्ट आप इस प्रॉपर्टी से भी क्या कर सकते हो, वेक्टर ट्रिपलेट निकाल सकते हो। तो ये तो सारी बेसिक चीज़ें होगी। अब अपन इसके कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, वो रिजल्ट्स आपको पता होंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय नहीं, क्योंकि ये तो पूछना नहीं है, पर वो जो थ्योरम्स है उनमें कई बार क्या होता है, कोई स्टेटमेंट मिल जाता है या कहीं पे कोई पॉइंट आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है पता हो तो अच्छा है। वो थ्योरम्स क्या है, जैसे मान लो कि कोई इफ़ a इज़ अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन, इसका मतलब क्या है, da/dt एग्जिस्ट करता है, और ये यहाँ पे a वेक्टर है,
अपनी बुक में क्या होता है, वो बुक में क्या करता है, इस ए को तो थोड़ा डार्क लिखता है और जो मैग्नीट्यूड निकालता है इसको थोड़ा लाइट लिखता है, ऐसे लाइट, तो वो बता देता है कि ये तो वेक्टर को डिनोट कर रहा है और ये इसका मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। तो अपन ने यहाँ पे डार्क और लाइट का चक्कर नहीं पाला है। तो इफ ए इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी एंड डी ए बाई डी टी इज डिनोटेड बाई ए, ये इसका क्या मैग्नीट्यूड है और ये कोई वेक्टर है। तो इसने बोला कि डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे भी वेक्टर की बात है, वेक्टर की बात है, और ये वाला भी वेक्टर है, ये वाला भी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है। तो इसने से बोला कि डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a डी ए बाई डी टी एंड ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू ए इंटू डी ए बाई डी टी बन जाता है। अब मैं आपको सिर्फ इसी का प्रूफ बताऊंगा, बाकी का नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये वेक्टर का और मैग्नीट्यूड का चक्कर चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बाकी किसी का भी अपन प्रूफ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, आपको पता है कि कोई भी वेक्टर ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए डॉट ए, और आपको पता है ए और ए के बीच में एंगल क्या होता है, जीरो होता है, तो ए इंटू ए और कोस जीरो विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ही आएगा सीधा सीधा। आप किसी टी स्क्वायर टाइप की वेक्टर का क्या करेंगे, 2a और डी ए बाई डी टी, बस ए इसकी वैल्यू आ गई तो ए इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, इतना काम हो गया। अब आपको बोल रहा है कि ए डॉट डी ए बाई डी टी निकालो। वैसे अगर आप ऐसे देखें कि डी बाई डी टी, इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट ए, और पीछे वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ये डी ए बाई डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट डी ए बाई डी टी। आपको पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 डॉट डी ए बाई डी टी, ठीक है, ये आ गया। और वैसे देखा जाए तो ये क्या है, डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a और डी ए बाई डी टी, तो और इधर भी क्या बनेगा, ये डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी यही है, और ये तो यहाँ पे तो डॉट है और यहाँ पे डायरेक्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होगी। जब ये दोनों इक्वल होगी इसका मतलब यही इसके इक्वल आ गया। और यहाँ पे ये सॉरी मैंने वेक्टर लगाया, वेक्टर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्केलर ही बन गया। अब तो ए डॉट इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे तो ऐसे लिखेंगे और फिर अपन क्या लिखते हैं, दिस दिस दिस, तो ये ए स्क्वायर बन गया। अब इस ए स्क्वायर का डी ए बाई डी टी, तो 2a डी ए बाई डी टी, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा। अब देखो, जब ये डी ए बाई डी टी ए स्क्वायर का तो 2a, और इसका मतलब यहाँ पे भी वेक्टर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे भी वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब डी ए बाई डी टी ए स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई है 2a डी ए बाई डी टी, और आपने इस वेक्टर की इस टाइप से वैल्यू निकाली, तब आ रहा है 2a डॉट डी ए बाई डी टी, और ये इधर भी डी ए बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर है, ये भी डी ए बाई डी टी स्क्वायर। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू ए डी ए बाई डी टी आ जाएगा। तो ये बात आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भी वेक्टर नहीं है, यहाँ पे भी वेक्टर नहीं है, और ये वेक्टर है। और आगे अपन ये पढ़ेंगे कि कोई वेक्टर ए होता है तो ए और डी ए बाई डी टी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, बट कंडीशन ये है कि ए वेक्टर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, और जो डी ए बाई डी टी है, जो सॉरी ए कांस्टेंट वेक्टर नहीं होना चाहिए, और ए और डी ए बाई डी टी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी वेक्टर ए टी इज अ फंक्शन ऑफ टी टू बी ए कांस्टेंट वेक्टर। अब वही बात है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया जाता है तो फंक्शन अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। तो यही यहाँ पे बात आ गई कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर ए टी टू हैव ए कांस्टेंट वेक्टर इज दैट डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। किसी वेक्टर का अगर डेरिवेटिव जीरो है तो अपन बोल देंगे कि वो वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है। एट द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देखो ए डॉट डी ए बाई डी टी परपेंडिकुलर होते हैं, बट इसने क्या बोला कि वो तभी होते हैं जब वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि डी ए बाई डी टी, द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, देन perpendicular to that vector provided the vector itself is not constant vector. What do you mean by it? अगर इसने ऐसा बोला कि कोई वेक्टर a है तो उसका मैग्नीट्यूड वो तो क्या है, a कांस्टेंट है, ठीक है, दैट प्रोवाइडेड द वेक्टर इटसेल्फ इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। अब वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या है, डी ए बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि वेक्टर ही अगर कांस्टेंट हो जाता तो डी ए बाई डी टी जीरो होता बाई फर्स्ट थ्योरम, इस ऊपर वाले से यही तो बोला। तो इसने बोला ना द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर प्रोवाइडेड द वेक्टर इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट। तो यानी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो डी ए बाई डी टी इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर यानी ए,
ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आएगी, प्रोवाइडेड ए इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। अब ए कांस्टेंट वेक्टर नहीं, इसका मतलब डी ए बाई डी टी जीरो नहीं है। तो ये इसका मतलब है, क्योंकि अगर डी ए बाई डी टी जीरो हो जाता तो ये वैल्यू जीरो हो जाती, जब ये जीरो आ गई तो जीरो इंटू समथिंग तो ऑलवेज जीरो आएगा, तो फिर तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं कि किसी वेक्टर का कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। और ये ऐसे बोलता है कि डेरिवेटिव निकालो किसी वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, तो वो वेक्टर अपने खुद के साथ, उसका डेरिवेटिव खुद के साथ कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो बन जाएगा। अब चलते हैं आगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए टी इज अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो, वो पीछे वाली बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बता दिया परपेंडिकुलर होते हैं कि ए और दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आएगा। तब ए और डी ए बाई डी टी परपेंडिकुलर है, इस टाइप से बोलना चाह रहा है कि ए डॉट डी ए बाई डी टी परपेंडिकुलर है, तो उनका ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए टी इज अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बोला है, तो ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो हो जाएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए टी टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, यानी कि डायरेक्शन का रिलेशन है वो क्रॉस से है, और मैग्नीट्यूड का रिलेशन है वो डॉट प्रोडक्ट से। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ए डॉट डी ए बाई डी टी जीरो बनेगा, और अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो होगा। सो आई होप आप ये पांचों स्टेटमेंट समझ गए होंगे, थोड़ी छोटी चीज़ें ध्यान रख लेना। अब किसी वेक्टर का यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे आपको पता है कि आर इक्वल टू एफ टी स्पेस कर वेक्टर है, डिफरेंशिएबल है, तो अपन इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं एन के, और डिनोट करते हैं डी आर बाई डी टी। वही बात है, जैसे मान लो आर कोई वेक्टर है तो अपन आर के कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर अपॉन उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे आर के लिए, तो एन केप क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी अपॉन डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। दिस इज डिनोटेड बाई यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और वही बात, अगर कोई आर इक्वल्स टू एफ टी है, पोजीशन वेक्टर है, तो अपन उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी तो हो जाती है डी आर बाई डी टी, और एक्सेलरेशन हो जाता है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी पोजीशन वेक्टर के लिए वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर की सारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि आपको अगर आपका मन करे तो याद कर लो, नहीं करे तो नहीं करो। बट ये आपने जो फरमाइश कार्यक्रम रखा तो इसमें तो मेरी ड्यूटी थी कि आपको ये सब चीज़ें पहले से बता दी जाए। अब मैं चाहता तो इससे आपको सारे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता, पर आप थोड़ा अकवर्ड सा लगता है कि हाँ ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब आप इन चीज़ों के साथ ही क्या कर सकते हैं, ये आगे वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ आर इक्वल्स टू ए कोस टी आई के प्लस ए साइन टी जे के प्लस टी के देन फाइंड डी आर बाई डी टी। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि डी आर बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी जगह अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी वेक्टर पे चला जाएगा। जब सभी वेक्टर पे चला जाएगा तो ए कोस टी का डेरिवेटिव अलग कर दो, ए साइन टी का डेरिवेटिव अलग कर दो, और टी का डेरिवेटिव अलग कर दो। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस टी का क्या होता है इक्वल टू माइनस का ए साइन टी आई के प्लस ए कोस टी जे के प्लस 1 इंटू के। पहला काम हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो डी आर बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे कोई वेक्टर ए होता है उसकी वैल्यू अगर ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के होती है, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर रूट, ये आपने पढ़ा है। तो अब ये डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का ए साइन टी इसका होल स्क्वायर प्लस ए कोस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अभी क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। अब आपको निकालना है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है, या तो आप एक बार इसका कर दो डायरेक्ट। तो अब ये साइन का क्या होता है कोस, तो इसका डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर करेंगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ए बाहर आ जाएगा ना, सॉरी ए तो एक बार ही रहेगा, माइनस का ए कोस टी आई के और माइनस का ए साइन टी जे के, और इसके तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस 0 के। और अगर आप डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये बनेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो ए स्क्वायर वापस से कॉमन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी। तो इतनी बात भी आप समझ गए कि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई, इसकी वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, ये डी आर बाई डी टी, ये डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें तो क्या ही दिक्कत आएगी आपको, कौन सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो आपको समझ नहीं आएगी, डेरिवेटिव निकालना है सिंपल सा इस वेक्टर का। अब देखो, ए पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व x इक्वल्स टू टी क्यू प्लस 1, y इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z इक्वल टू 2t प्लस 5, वेयर t इज टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 1 इन द डायरेक्शन i प्लस j प्लस 3 के। अब देखो इसमें 3 चीज़ें, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया है।
इसमें पहली बात तो ये कि किसी भी अगर r इक्वल्स टू एफ टी दे रखा होता है, हम 11th क्लास में थे तो हमको हमारे सर ने ऐसे क्वेश्चन दिया था और उन्होंने लिखा कि x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस 5t है, तो एक सेकेंड कहाँ गया, ए टी स्क्वायर प्लस 5t है, तो बोला कि t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी बताओ। तो मैंने जैसे मानो वो बच्चे थे, उन्होंने कहा टी इक्वल टू पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू क्या बन गया, ये एक हटा दो, 2 पुट कर दिया तो ये 4 प्लस 10 यानी कि 14 बच गया। तो x की वैल्यू तो 14 आ गई और वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी जीरो, तो बोला सर जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब आप टी की वैल्यू कुछ भी पुट करो जीरो आ जाएगी, तो हमेशा वेलोसिटी जीरो रहेगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इतना महान नहीं बनना है। आपको पहले क्या करना है, डी आर बाई डी टी निकालना है, उसके बाद टी की वैल्यू पुट करनी है। अगर इतनी महानता दिखाओगे तो वहाँ पे माइनस में नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा काम नहीं करना है। पहले डी आर बाई डी टी करना फिर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो एक तो ये डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं। दूसरी चीज़ आपको पता है कि कोई वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैसे निकालते हैं, 11th क्लास में पढ़ा है। इन द डायरेक्शन ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू ए डॉट बी और मॉडुलस ऑफ बी, बी का कैप लेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप, क्योंकि किसी वेक्टर आर का जो कैप वेक्टर होता है वो आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे निकल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी इस क्वेश्चन की। अब आपको बोल रहा है कि पार्टिकल मूव अलोंग x इक्वल टू टी क्यू प्लस 1, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू 2t प्लस 5 वेयर t इज टाइम, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो r पहले r लिखेंगे, तो r की वैल्यू तो क्या आएगी, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने पास r बन जाएगा टी क्यूब प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t प्लस 5 के कैप। अब आपको निकालने हैं वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। मैंने बताया था तीनों पे अलग अलग पुट कर दूँ, तो क्या बनेगा 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 2 के कैप। अब आपको निकालना है v एट t इक्वल्स टू 1, तो डी आर बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 1, तो देन इट बिकम्स 3i के प्लस 2j के प्लस 2k के। अब आपको क्या बोला, आपको किसने बोला है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इन द टाइम एंड इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3k। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन i प्लस जे प्लस के, इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या बनेगा इसका, तो 3i के प्लस 2j के प्लस 2k के डॉट i प्लस जे प्लस ये कितना है 3k है क्या, 3k सॉरी, तो 3k और इसका मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 9 का स्क्वायर रूट। अब डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, तो 3 प्लस 2 प्लस 6, तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 6 और रूट 11 विच इज इक्वल्स टू 11 बाई रूट 11 विच इज इक्वल्स टू रूट 11। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे प्लस 3k इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपको ये तो v आया, अब आपको एक्सेलरेशन f इक्वल्स टू क्या होता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर बोल दो, या फिर मैं से बोल सकता हूँ कि डी वी बाई डी टी। अब इसका एक बार डेरिवेटिव और करो तो क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू 6t आई कैप प्लस 2j के प्लस 0 के कैप। तो ये क्या बनेगा, अब t इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो f एट t इक्वल्स टू 1, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं f एट t इक्वल्स टू 1 या डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6i कैप प्लस 2j के प्लस 0। अब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j प्लस 3k विच इज इक्वल्स टू 6i प्लस 2j प्लस 0k डॉट i प्लस j प्लस 3k और रूट 11 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 6 प्लस 2 यानी कि विच इज इक्वल्स टू 8 बाई रूट 11, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसमें मैंने एक तो आपको ये चीज़ बतानी थी कि किसी वेक्टर ए का बी में कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, एक और डेरिवेटिव वाली बतानी थी, तो इसलिए मैंने वेक्टर और एक्सेलरेशन दोनों ले लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन सिंपल है तो उसको यहाँ पे पुट किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन करवाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू बताया जाए। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि PYQ कीजिए, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छिपा होता है। तो अपन उस क्वेश्चन के थ्रू, ऐसा नहीं कि आपने को आंसर लाना है, नहीं,
अपने को उस कॉन्सेप्ट को सीखना है कि इसमें क्या चीज़ पूछी गई थी और क्या पूछ सकते हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आता है तो आप उसको जल्दी से कर दें। तो इसलिए इसमें आपने डेरिवेटिव वाली चीज़ सीख ली और डायरेक्शनल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं वो सीख लिया, और किसी वेक्टर का डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव अपने देख लिया। ठीक है, अब आगे एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। चलो, इफ़ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर। अब देखो ए और बी कॉन्स्टेंट वेक्टर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी तो क्या आएगा, जीरो आएगा। constant vector n is a constant and r is a vector function of the scalar variability। r क्या वेक्टर फंक्शन है, given by r इक्वल टू cos nt a प्लस sin nt b। अब वही बात है यहाँ पे a और b कांस्टेंट वेक्टर पर इसने बता दिया कि r तो इस प्रकार से a cos nt a और a sin t इंटू बी। तो अब ये पता चल रहा है कि किसी डायरेक्शन में इसकी वैल्यू ये है और किसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में वैल्यू इसकी ये है। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन भी रख रहा है और मैग्नीट्यूड भी रख रहा है, बट यहाँ पे जो a और b है ये कैसे है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है और r आपका वेक्टर है। तो आपको बताना कि ये वाली चीज़ ऐसे होगी और ये वाली चीज़ ऐसे होगी। ये प्रूफ है, वैसे तो नहीं पूछ सकते क्योंकि इतना बड़ा प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी देख लेते हैं। अब जैसे डी आर बाई डी टी करो, क्योंकि डी टू आर के लिए पहले ये चाहिए ना डी आर बाई डी टी। तो इसका करेंगे तो ए तो कॉन्स्टेंट है और इसका करेंगे तो कोस एन टी क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एन टी और एन का हो जाएगा एन इंटू ए वेक्टर प्लस कोस एन टी एज इट इज और डी ए बाई डी टी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई वेक्टर ए है उसको स्केलर फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी करते हैं। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी टी का फंक्शन है और ये भी क्या है, वेक्टर है पर कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये स्टेप तो आएगी आएगी, ये भी आएगी। प्लस क्या आएगा, साइन टी का कोस एन टी इंटू एन इंटू बी प्लस साइन एन टी और डी बी बाई डी टी। बट गिवन है कि ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस का एन साइन एन टी इंटू ए प्लस एन कोस एन टी इंटू बी। या मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि एन को तो बाहर ले लो, कोस एन टी ए और साइन एन टी ए कोस एन टी बी बन गया। ठीक है, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। अब अपन को तो चाहिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। एक बार और करेंगे तो एक बार और करेंगे तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब वही देखो, साइन एन टी क्या बनेगा, कोस एन टी और एन तो माइनस का एन स्क्वायर कोस एन टी इंटू ए। अब अगली टर्म क्या आएगी, ये तो एज इट इज और डी ए बाई डी टी, पर डी ए बाई डी टी तो जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस कोस का क्या आएगा, माइनस का साइन एन तो माइनस का एन स्क्वायर साइन एन टी इंटू बी प्लस ये टर्म एज इट इज बी का डी बी बाई डी टी पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो हो जाएगा। अब आप देख रहे हो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर को अगर मैं माइनस का एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि ये ऐसा बन जाएगा ना, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का एन स्क्वायर। अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये बनेगा कोस एन टी इंटू ए प्लस साइन एन टी इंटू बी। और ये क्या है, आर वेक्टर यही तो है। तो अब ऐसा बोल सकते हैं ना कि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का एन स्क्वायर आर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो। बस यही तो पहला प्रूफ करना था। तो दो बार डेरिवेटिव करने से ये आपको अपने आप पता लग जाएगा केवल टर्म कैसे आई। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कुछ डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में आ जाए तो आ जाए, करना पड़ेगा। अब आगे पूछता है कि आर क्रॉस बाई डी टी। अब आर भी आपके पास ये रहा, डी आर बाई डी टी भी रहा, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकाल तो क्या दिक्कत है। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू कोस एन टी इंटू ए प्लस साइन एन टी इंटू बी, ये वेक्टर हो गया, क्रॉस माइनस का एन साइन टी इंटू ए प्लस एन कोस एन टी इंटू बी। अब इसका इसके साथ सबको वेक्टर करोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो देखो इस एन को तो ले लो बाहर, एन कोस एन टी साइन एन टी बनेगा साथ में और ये ए क्रॉस ए बन जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का ऑफ साइन एन टी कोस एन टी ए क्रॉस ए। ठीक है भैया, अब इसको चलो आगे इस पे तो प्लस, चलो एन तो पूरे से बाहर ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, चलो पहले इसको कर देते हैं। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एन टी और बी क्रॉस ए। ये साइन स्क्वायर एन टी और बी क्रॉस ए बन गया। अब आएगा, इसको अपन ने इससे कर दिया और इसको भी इससे कर दिया, दोनों को इससे कर दिया। अब दोनों को इससे करेंगे तो अब आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस आएगा आपका साइन एन टी कोस एन टी और बी क्रॉस बी।
अब आपको पता होगा कि कोई वेक्टर आर है तो आर क्रॉस आर हमेशा जीरो आता है। क्यों? क्योंकि आर और आर के बीच में एंगल जीरो होता है। और आपको पता है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है? ए बी साइन थीटा एन कैप। जो एन कैप ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, जब थीटा जीरो तो जीरो, तो ये वाली टर्म भी जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो बचेगी ये। अब इसमें में एन बाहर है, कोस स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए प्लस कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। ठीक है, अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दो चीज़ें बच गई। अब इसको अपन क्या ले सकते हैं? और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, देखो ये माइनस का अपन ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस है। और ये आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है माइनस का बी क्रॉस ए। या मैं बी क्रॉस ए की जगह माइनस का ए क्रॉस बी लिखूंगा, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ये माइनस है वो अंदर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू एन और कोस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर। और ये वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज आर क्रॉस डी आर बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना था, एन इंटू ए क्रॉस बी। तो यही आपको बताना था कि इसकी वैल्यू एन इंटू ए क्रॉस बी। कुछ नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप चलना था, सिंपल सा काम था, सोल्व हो गया। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। चलो अब देखो कि आर केप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। इन द डायरेक्शन ऑफ आर बोलने का मतलब यही है कि आर केप की वैल्यू आप ऐसे लिखते हो, आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड में क्या करता है? सीधा आर लिख देता है। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहे हैं। आर वेक्टर तो वेक्टर, तो यहाँ से आप इनको पूरे को ऐसा भी तो लिख सकते हो, आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू आर इंटू आर कैप। ठीक है, या आर कैप लिखोगे तो इसको आप आर वेक्टर अपॉन आर। और ये सीधा आर बोलने का मतलब है ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। एक बात होगी। अब आपको निकालना है आर केप क्रॉस डी आर केप बाई डी टी। तो अब अपन क्या करते हैं, आर केप की वैल्यू क्या है? ये रही, तो आप निकालो डी आर केप बाई डी टी। अब ये देखो 1 अपॉन आर इंटू आर वेक्टर ही तो है। अब पहले 1 अपॉन आर का करोगे तो इसको एज इट इज लो, इसका कर लो, तो 1 अपॉन आर एज इट इज आर केप का वेक्टर का बन जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब इन द डायरेक्शन ऑफ आर निकाल रहे हैं ना, तो 1 अपॉन आर का माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इन द डायरेक्शन ऑफ आर ये बन जाएगा डी आर बाई डी टी, और साथ में ये आर वेक्टर एज इट इज। तो ये आ गया अपने पास ये वाला वेक्टर। ठीक है, अब आपको यही वाला चाहिए, तो आर केप क्रॉस डी आर केप बाई डी टी। ठीक है भैया, आर केप लिखा, क्रॉस कर दिया। आर केप की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आर केप की वैल्यू आर वेक्टर बटे आर, तो अपन लिख सकते हैं कि आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस डी आर क्यूब डी आर केप बाई डी टी की वैल्यू ये रही, इसको पुट कर दो 1 अपॉन आर डी आर बाई डी टी माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इंटू आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस आर को बाहर ले लो, तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 अपॉन आर स्क्वायर ही है। तो क्या बनेगा फिर? और वैसे ऐसे देख सकते हैं कि ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है, आर और क्रॉस डी आर बाई डी टी माइनस का 1 अपॉन आर क्यूब डी आर बाई डी टी आर क्रॉस आर। यानी कि इसको मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ, आर के क्रॉस डी आर के बाई डी टी। इसकी वैल्यू देखो, पहली स्टेप देखना, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर स्केलर है, ये सॉरी वेक्टर नहीं है, इसको बाहर, इसके तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 अपॉन आर स्क्वायर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगली स्टेप में देखो, अब जब ये क्वांटिटी है वो यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस चल रहा है माइनस का चल रहा है, तो माइनस तो आ जाएगा, और ये 1 अपॉन आर है, यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर क्यूब बाहर माइनस। अब ये डी आर बाई डी टी है, कॉन्स्टेंट चला है, और आर क्रॉस आर, तो यानी कि डी आर बाई डी टी और आर क्रॉस आर बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कॉन्स्टेंट तो नहीं बोल सकते, इसको कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि आर वेक्टर है, पर ये डी आर बाई डी टी है वैसे। और ये डी आर बाई डी टी है कौन सा, पहले एक बार देख के सोच के देखिए आप। ये वैसे डी आर बाई डी टी, ये वाला डी आर बाई डी टी है। जब अपन ने 1 अपॉन आर का करा था माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो डी आर बाई डी टी, तो ये आर क्रॉस आर बन जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन आर क्यूब डी आर बाई डी टी और आर क्रॉस आर। आपको पता है आर क्रॉस आर की वैल्यू जीरो, ये जीरो, तो इसका मतलब यही तो आ गया आर के क्रॉस
dr/dt विच इज इक्वल्स टू 1/r² r क्रॉस dr/dt। यही प्रूफ करना था, पहली इनक्वलिटी यही थी। और आपको पता है आर केप है क्या, वैसे देखते तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो इसका ये क्या आएगा 1 आएगा, एक चीज़ ये 1 आएगा। और इन द डायरेक्शन ऑफ दिस है। और अपन ने पहले पढ़ा था कि कोई वेक्टर ए है वो dA/dt के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आर वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, तो आर केप इज परपेंडिकुलर टू dr/dt, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब अगली में अपने को क्या पूछा है, और अपन ने निकाला कि dr क्रॉस ये वाला निकाला है और ये आर के फॉर्म में। अगले में अपने पूछा है आर केप क्रॉस dr/dt का मैग्नीट्यूड बताओ। तो आर केप क्रॉस dr/dt का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू अगर अपन वो निकालें a क्रॉस b क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू r और dr/dt और साइन 90, बस यही तो आएगा साइन 90, क्योंकि अपन को पता है ना, अपन ने अभी बोला कि a और dA/dt क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आर केप और dr/dt ये भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और आर केप यूनिट वेक्टर तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो सिर्फ बचेगा ये। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आर केप क्रॉस dr/dt विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ dr/dt, बस खत्म। तो अपन ने 4-5 एग्जाम्पल देखे जिनमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज हुआ था। इस टाइप के आप जो मैंने नोट्स दिए अब उसमें और देख सकते हो, मैंने उस नोट्स से भी ज़्यादा बेसिक बताया, ताकि आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि हमको नोट्स दिया हमको समझ में नहीं आया। हमने सारी चीज़ें एक एक कवर करी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो सारे एकदम बेसिक। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, और जो स्केलर और वेक्टर फील्ड का डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और ये जो प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में लिखी है ये वाली, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लाप्लासियन, इसकी बात करेंगे। फिर अपन लाइन इंटीग्रेशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, 2020 वाले पेपर में पूछा हुआ है, सिलेबस में लिखा नहीं देखो कहीं पे भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बट वो क्या है, ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी है, तो पूछ लेता है, तो उसको भी अपन कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास में ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। फिर भी कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।